कैसे हैं आप लोग एवं आपकी तैयारी कैसे चल रही है? जेपीएससी 2025 का प्रीलिम्स 8 मार्च को है तथा आप लोगों के लिए समय अब बिल्कुल नहीं है। आपकी तैयारी में एआई एग्जाम चौपाल आपके साथ है और आज हम आपके लिए झारखंड राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को लेकर आए हैं, जो जेपीएससी प्रीलिम्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही इस सेशन से संबंधित तथा एआई एग्जाम चौपाल पर करवाए गए सारे सेशंस के फ्री पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो अभ्यर्थी आर्थिक सर्वेक्षण को केवल आंकड़ों की किताब मानकर छोड़ देते हैं, वे जेपीएससी प्रीलिम्स की दौड़ में कई कदम पीछे रह जाते हैं। ये कोई साधारण सरकारी दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये झारखंड की अर्थव्यवस्था का एक्सरे है। यहीं से आपको राज्य की आर्थिक सेहत, चुनौतियों और भविष्य की दिशा का पता चलता है। बिल्कुल, मैंने सुना है कि जेपीएससी प्रीलिम्स के जो सबसे कठिन और निर्णायक प्रश्न होते हैं वो सीधे यहीं से उठाए जाते हैं। आपने सही सुना है। चाहे जीएसडीपी की वृद्धि दर हो, कृषि उत्पादन के आंकड़े हों या फिर किसी योजना का उल्लेख, आयोग के लिए आर्थिक सर्वेक्षण सबसे प्रामाणिक स्रोत होता है। तो एक तरह से अगर प्रीलिम्स में निश्चित सफलता चाहिए तो सर्वे, बजट और पिछले वर्षों के प्रश्नों यानी कि पीवाईक्यूज के त्रिकोण को समझना अनिवार्य है। बिल्कुल, और आज हम इसी त्रिकोण को सरल भाषा में समझेंगे। तो चलिए इस दस्तावेज की गहराई में उतरते हैं। शुरुआत सबसे बुनियादी सवाल से करते हैं। आखिर ये आर्थिक सर्वेक्षण है क्या? इसे बस सरकार का सालाना रिपोर्ट कार्ड समझे या इससे कुछ ज्यादा है? ये एक बेहतरीन सवाल है। देखिए, रिपोर्ट कार्ड कहना सही है पर अधूरा है। इसे ऐसे समझिए कि आर्थिक सर्वेक्षण अर्थव्यवस्था के लिए एक डॉक्टर की डायग्नोसिस रिपोर्ट है। अच्छा, डायग्नोसिस रिपोर्ट। हाँ, ये रिपोर्ट बताती है कि पिछले साल अर्थव्यवस्था की सेहत कैसी थी, कौन से अंग मतलब कौन से सेक्टर मजबूत रहे, कहाँ कमजोरी आई और आगे क्या परेशानियां हो सकती हैं। और फिर इसी डायग्नोसिस के आधार पर बजट तैयार होता है। क्या ये लिंक है? बिल्कुल, अगर सर्वे डायग्नोसिस है तो बजट उस डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है। वाह, ये तो बहुत अच्छा उदाहरण है। सर्वे बताता है कि समस्या क्या है और बजट बताता है कि इसका इलाज क्या होगा। सर्वे में पहचानी गई चुनौतियों से निपटने के लिए ही बजट में नई योजनाओं और फंड्स का ऐलान किया जाता है। मतलब ये दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं? हाँ, बहुत गहराई से। ये समझने का बहुत अच्छा तरीका है। तो जेपीएससी के नजरिए से क्या ये सिर्फ डायनामिक यानी करंट अफेयर्स के सवालों के लिए ही जरूरी है? ज्यादातर सवाल तो वहीं से आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे इस साल जीएसडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान क्या है या किस फसल का उत्पादन बढ़ा। लेकिन जो समझदार अभ्यर्थी होते हैं वो इसका इस्तेमाल स्टैटिक सवालों में भी करते हैं। वो कैसे? कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। मान लीजिए आपको झारखंड की खनिज संपदा पर लिखना है। आप सिर्फ ये ना लिखें कि यहाँ कोयला और लोहा मिलता है। आप लिखें, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य में खनिज उत्पादन का कुल मूल्य लगभग 75,000 करोड़ रुपए था। अच्छा, इससे जवाब में एक वजन आ जाता है, एक प्रामाणिकता आ जाती है। बिल्कुल, ये आपके जवाब को बाकियों से अलग करता है। यानी ये वो दस्तावेज है जो टॉपर्स को बाकी लोगों से अलग करता है। तो फिर झारखंड की अर्थव्यवस्था के इस एक्सरे में सबसे बड़ी तस्वीर क्या दिख रही है? अर्थव्यवस्था का आकार कितना बड़ा है? तो इस सर्वे के हिसाब से अनुमान है कि झारखंड की अर्थव्यवस्था जल्द ही लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए की बनने जा रही है। 5.5 लाख करोड़? ये तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, आंकड़ा याद रखने से ज्यादा जरूरी ये समझना है कि ये लगातार बढ़ रही है। अगर हम वास्तविक विकास दर देखें, जो महंगाई को हटाकर नापी जाती है, तो वो इस साल 6.7% और आने वाले साल के लिए 7.5% के आसपास रहने का अनुमान है। लेकिन इस विकास में योगदान किसका है? मतलब कौन से सेक्टर इसे आगे बढ़ा रहे हैं? कृषि, उद्योग या सेवा क्षेत्र? जेपीएससी में ये क्रम अक्सर पूछा जाता है और ये क्रम ही झारखंड की कहानी कहता है। सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 44% सेवा क्षेत्र यानी टर्शियरी सेक्टर का है। 44%? सबसे ज्यादा। हाँ। इसके बाद करीब 33% के साथ उद्योग यानी सेकेंडरी सेक्टर आता है और आखिर में लगभग 23% के साथ कृषि यानी प्राइमरी सेक्टर है। एक मिनट, ये थोड़ा हैरान करने वाला है। झारखंड जैसा राज्य जो खनिजों और उद्योगों के लिए जाना जाता है, वहां उद्योग क्षेत्र सेवा क्षेत्र से पीछे क्यों है? यही तो इस अर्थव्यवस्था की पहेली है।
आमतौर पर अर्थव्यवस्थाएं कृषि से उद्योग और फिर सेवा की ओर बढ़ती हैं। झारखंड में उद्योग हमेशा से मजबूत रहा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा रोजगार पैदा नहीं कर पाया। बड़े बड़े प्लांट ऑटोमेटेड हैं। अच्छा, इसलिए लोग सीधे कम उत्पादकता वाले सेवा क्षेत्र जैसे छोटी मोटी दुकानदारी या ट्रांसपोर्ट में चले जाते हैं। तो ये एक तरह से दिखाता है कि राज्य अपनी खनिज संपदा को रोजगार में बदलने की चुनौती से आज भी जूझ रहा है। बिल्कुल सही, आपने एकदम सही समझा। और ये चुनौती शायद प्रति व्यक्ति आय के आंकड़ों में भी दिखती होगी। सीधे तौर पर दिखती है। 2024-25 के लिए झारखंड की अनुमानित प्रति व्यक्ति आय 1,14,000 रुपए के करीब है। 1,14,000। और राष्ट्रीय औसत कितना है? राष्ट्रीय औसत लगभग 2 लाख रुपए है। ओह, तो ये तो बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, बहुत बड़ा। राज्यों की सूची में झारखंड 26वें स्थान पर है। मतलब राज्य अमीर है, पर राज्य के लोग उतने अमीर नहीं हैं। लेकिन मैंने सर्वे में एक और दिलचस्प आंकड़ा देखा, राजस्व अधिशेष या रेवेन्यू सरप्लस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सरकार की राजस्व प्राप्तियां, मतलब टैक्स और दूसरे स्रोतों से होने वाली कमाई, उसके राजस्व खर्च से ज्यादा हैं। तो ये तो अच्छी बात हुई। वित्तीय प्रबंधन के नजरिए से ये अच्छा संकेत है। सरकार ने राजकोषीय घाटे को भी जीएसडीपी के 2% तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा है, जो एक जिम्मेदार वित्तीय नीति को दिखाता है। यहाँ एक सवाल उठता है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि राज्य में प्रति व्यक्ति आय कम है, विकास की जरूरत है, और दूसरी तरफ सरकार के पास खर्च से ज्यादा पैसा बच रहा है। तो क्या ये मजबूत प्रबंधन का संकेत है, या इस बात का कि सरकार जरूरी जगहों पर पर्याप्त खर्च ही नहीं कर पा रही है? ये एक बहुत ही जायज और गहरा सवाल है। अर्थशास्त्रियों के बीच ये हमेशा बहस का मुद्दा रहता है। एक पक्ष इसे वित्तीय अनुशासन कहता है, जबकि दूसरा पक्ष इसे अंडरस्पेंडिंग या कम खर्च करने की समस्या मानता है। उनका तर्क क्या होता है? उनका तर्क है कि एक विकासशील राज्य को स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा आक्रामक तरीके से खर्च करना चाहिए, भले ही थोड़े समय के लिए घाटा बढ़ जाए। तो हमने अर्थव्यवस्था की बड़ी तस्वीर देख ली। अब उस क्षेत्र में चलते हैं जहां राज्य की सबसे बड़ी आबादी बसती है, कृषि। सर्वे यहाँ की क्या कहानी बताता है? सर्वे बताता है कि झारखंड की कृषि आज भी मुख्य रूप से कह सकते हैं कि इंद्र देवता की दया पर निर्भर है। मतलब मॉनसून पर? हाँ, बिल्कुल। राज्य की 90% से ज्यादा खेती मॉनसून पर आधारित है। सिंचाई की सुविधाएं बहुत सीमित हैं। इसका मतलब आप ऐसे समझिए कि जिस साल बारिश अच्छी हुई, उस साल किसान के घर दिवाली मनती है, और जिस साल नहीं हुई, उस साल कर्ज का बोझ बढ़ जाता है। आज भी राज्य की पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था इसी सालाना जुए पर टिकी है। हाँ, दुर्भाग्य से यही सच है। और फसलों का पैटर्न कैसा है? क्या धान आज भी मुख्य फसल है? धान ही राजा है। खरीफ फसलों के कुल क्षेत्रफल का लगभग 82 से 84% हिस्सा। 84%? हाँ, इतना बड़ा हिस्सा अकेले धान की खेती में इस्तेमाल होता है। 2023-24 में धान का उत्पादन काफी अच्छा रहा, क्योंकि मानसून मेहरबान था। और धान के अलावा? धान के बाद मक्का दूसरी सबसे बड़ी खरीफ फसल है। सर्दियों की रबी फसलों में गेहूं और दालें प्रमुख हैं। कृषि से जुड़े दूसरे क्षेत्रों जैसे पशुपालन या मछली पालन में क्या कोई उम्मीद की किरण है? बिल्कुल है, और खासकर मछली पालन में तो कमाल हुआ है। अच्छा। ये आंकड़ा आपको चौंका देगा। राज्य बनने के बाद से मछली उत्पादन में 25 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। 25 गुना? जी, ये तो असाधारण है। हाँ, ये राज्य के सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक है। सरकार भी मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना जैसी स्कीमों से पशुपालन को बढ़ावा दे रही है, ताकि किसानों की आय सिर्फ खेती पर निर्भर ना रहे। ये तो वाकई अच्छी खबर है। इसका मतलब है कि अगर सही नीतियां हों तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विविधता लाई जा सकती है। अब उस क्षेत्र पर आते हैं जो झारखंड की असली पहचान है, इसके खनिज और उद्योग। हाँ, भारत का खनिज हृदय, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। देश के कुल खनिज भंडार का लगभग 40% अकेले झारखंड के पास है। 40% है? जी, चाहे कोयला हो जिसका करीब 29% भंडार यहाँ है, या लौह अयस्क जिसका 26% भंडार है, झारखंड हर मामले में आगे है। लेकिन कुछ खनिज तो ऐसे हैं जो झारखंड को पूरे देश में अनोखा बनाते हैं। और ये जेपीएससी प्रीलिम्स का एक पसंदीदा सवाल है। अच्छा? झारखंड भारत का एकमात्र राज्य है जहां कोकिंग कोल, यूरेनियम और पाइराइट का उत्पादन होता है। कोकिंग कोल, यूरेनियम और पाइराइट? हाँ, ये फैक्ट किसी भी अभ्यर्थी को नहीं भूलना चाहिए। इन्हीं खनिजों पर यहाँ के बड़े बड़े उद्योग खड़े हैं, जैसे जमशेदपुर और बोकारो के स्टील प्लांट। सही कहा। लौह इस्पात उद्योग इस राज्य की औद्योगिक रीढ़ है। टाटा स्टील और बोकारो स्टील प्लांट मिलकर लाखों लोगों को रोजगार देते हैं। इसके अलावा जमशेदपुर आदित्यपुर का इलाका एक बड़ा ऑटोमोबाइल हब बन चुका है।
और सीमेंट उद्योग भी यहाँ काफी मजबूत है। पर इस चमक के पीछे कुछ गहरी चुनौतियां भी हैं और सर्वे में जस्ट ट्रांजिशन या न्याय संगत संक्रमण जैसे शब्दों का जिक्र है। इसे सरल भाषा में कैसे समझें? जस्ट ट्रांजिशन का मतलब सिर्फ ग्रीन एनर्जी अपनाना नहीं है। इसका असली मतलब है जब हम पर्यावरण को बचाने के लिए कोयला खदानों को बंद करें तो उन लाखों मजदूरों और उनके परिवारों का क्या होगा जिनकी जिंदगी उसी कोयले पे चलती है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। उन्हें नए कौशल देना, नए रोजगार के अवसर पैदा करना और यह सुनिश्चित करना कि पर्यावरण बचाने की कीमत समाज का सबसे गरीब तबका न चुकाए, यही न्याय संक्रमण है। मतलब विकास के साथ साथ न्याय भी हो, ये भविष्य के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। अब किसी भी उद्योग को चलाने के लिए बिजली और सड़कें चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में झारखंड कहाँ खड़ा है? यहाँ तस्वीर मिली-जुली है। ऊर्जा क्षेत्र की बात करें तो राज्य की कुल बिजली उत्पादन क्षमता लगभग 3200 मेगावाट है। लेकिन चिंता की बात यह है कि इसका 93% हिस्सा कोयले से चलने वाले थर्मल पावर प्लांट से आता है। 93%, ये तो बहुत बड़ी निर्भरता है। तो क्या नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा को लेकर कोई योजना है? योजनाएं हैं और क्षमता भी बहुत है। सर्वे बताता है कि राज्य में सौर और पवन ऊर्जा की विशाल क्षमता है, लेकिन अभी इसका इस्तेमाल सिर्फ 4% हो रहा है। बस 4%? हाँ, इसी को बदलने के लिए सरकार झारखंड सौर नीति 2022 लेकर आई है, जिसका लक्ष्य अगले कुछ सालों में 4000 मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा पैदा करना है। और सड़कों और कनेक्टिविटी का क्या हाल है? इस क्षेत्र में काफी निवेश हो रहा है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर बड़ा निवेश कर रही है और राज्य सरकार ने भी अपने बजट में सड़कों और पुलों के लिए अच्छा खासा पैसा रखा है। और हवाई यातायात? देवघर हवाई अड्डे के शुरू होने से एयर कनेक्टिविटी को भी पंख लगे हैं। चलिए, अब विकास के उस पहलू पर आते हैं जो सीधे आम इंसान से जुड़ा है, सामाजिक क्षेत्र, यानी शिक्षा और स्वास्थ्य। देखिए, आर्थिक विकास के आंकड़े तब तक बेमानी हैं जब तक उनका असर जमीन पर न दिखे। शिक्षा की बात करें तो झारखंड की साक्षरता दर 66.4% है, जो राष्ट्रीय औसत से कम है। और महिला साक्षरता की स्थिति तो और भी चिंताजनक होगी। हाँ, खासकर महिला साक्षरता में अभी बहुत काम करना बाकी है। सरकार सर्व शिक्षा अभियान पर जोर दे रही है, लेकिन चुनौतियां बनी हुई हैं। स्वास्थ्य के मोर्चे पर क्या कोई सुधार दिख रहा है? हाँ, यहाँ कुछ ठोस कदम उठाए गए हैं। राज्य में 4 नए मेडिकल कॉलेज खोलने को मंजूरी मिली है और गांवों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 1100 से ज्यादा नए ग्रामीण स्वास्थ्य उप केंद्रों को मंजूरी दी गई है। ये तो एक अच्छी शुरुआत है। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल गरीबी का है। क्या सर्वे इस पर कोई अच्छी खबर देता है? हाँ, और ये इस सर्वे की सबसे सकारात्मक खबरों में से एक है। अच्छा। आंकड़ों के मुताबिक झारखंड में गरीबी 2015-16 में 42% से घटकर 2019-20 में 28% पर आ गई। 42 से 28%, ये तो वाकई बहुत बड़ी गिरावट है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और परीक्षा के लिए एक बेहद जरूरी आंकड़ा है। लेकिन क्या ये आंकड़ा पूरी कहानी बताता है? क्या समाज के हर तबके को इसका बराबर फायदा मिला है? ये एक जरूरी सवाल है। औसत आंकड़ा तो सुधरा है, लेकिन जब हम इसे तोड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों में गरीबी और कुपोषण अभी भी एक बड़ी चुनौती है। तो विकास की धारा को इन तबकों तक पहुंचाना ही असली काम है। बिल्कुल, यही असली चुनौती है। तो सरकार इन सब चुनौतियों से निपटने के लिए क्या कर रही है? सर्वे में किन बड़ी योजनाओं का जिक्र है? कई योजनाएं, पर कुछ फ्लैगशिप योजनाएं, जैसे ग्रामीण आवास के लिए अबुआ आवास योजना पर सरकार बड़ा दाव लगा रही है। अच्छा, अबुआ आवास योजना? हाँ, उद्योगों को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए झारखंड इलेक्ट्रिक वाहन नीति लाई गई है। ऊर्जा में कोयले पर निर्भरता कम करने के लिए सौर नीति है। और पीने का पानी? उसके लिए हर घर तक साफ पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन पर तेजी से काम चल रहा है। तो अब तक की हमारी चर्चा से जो मुख्य बातें निकल कर आई हैं, उन्हें परीक्षा के नजरिए से एक बार दोहरा लेते हैं, कुछ सबसे जरूरी आंकड़ों के साथ। बिल्कुल, कुछ आंकड़े जो सीधे एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। पहला, आने वाले साल के लिए अनुमानित जीएसडीपी विकास दर 7.5%। 7.5%। दूसरा, प्रति व्यक्ति आय लगभग 1,14,000 रुपए। ठीक है। तीसरा, झारखंड के खनिज भंडार में झारखंड का हिस्सा लगभग 40%। 40%। चौथा, धान की खेती का हिस्सा खरीफ फसलों का लगभग 82 से 84%। और वो अद्वितीय खनिज? हाँ, अद्वितीय खनिज, कोकिंग कोल, यूरेनियम, पायराइट और सबसे जरूरी गरीबी में कमी,
42% से घटकर 28% पर आई। चलिए, अब इन्हीं तथ्यों पर आधारित कुछ प्रश्न देखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे जेपीएससी प्रीलिम्स में आते हैं। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? झारखंड की अर्थव्यवस्था की सेहत कैसी है? सार ये है कि झारखंड की अर्थव्यवस्था एक द्वैत या ड्युअलिटी की अर्थव्यवस्था है। इसमें विरोधाभास है। एक तरफ ये खनिज संसाधनों से बेहद अमीर है और इसमें तेजी से विकास करने की अपार क्षमता है। दूसरी तरफ ये कम प्रति व्यक्ति आय, मॉनसून पर निर्भर कृषि और अब ऊर्जा संक्रमण जैसी गंभीर चुनौतियों से भी जूझ रही है। तो प्रीलिम्स से ठीक पहले अभ्यर्थियों को इस सर्वे को रिवाइज करने के लिए क्या रणनीति अपनानी चाहिए? 3 बातें। पहला, हर आंकड़े को रटने की बजाय ट्रेंड्स को समझें। जीएसडीपी बढ़ रही है या घट रही है, गरीबी कम हुई है या बढ़ी है। ठीक है, ट्रेंड्स पे ध्यान देना है। दूसरा, सर्वे, बजट और पिछले वर्षों के प्रश्नों यानी PYQs को हमेशा एक साथ रखकर पढ़ें। इससे पता चलेगा कि आयोग कैसे सवाल पूछता है। और तीसरा, इसमें दिए गए विश्लेषण का इस्तेमाल मेंस के उत्तरों में करें ताकि आपके जवाबों में गहराई आए। इस पूरी चर्चा से एक बड़ा सवाल मेरे मन में घूम रहा है। पूछिए। क्या झारखंड अपने खनिज के अभिशाप को खनिज के वरदान में बदलने के लिए न्याय संक्रमण यानी जस्ट ट्रांजिशन के मॉडल को सफलतापूर्वक लागू कर पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब न सिर्फ झारखंड का बल्कि शायद पूरे देश का भविष्य तय करेगा।